नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूपी पुलिस के कंप्यूटर ऑपरेटर की जो सीरीज चल रही थी 2016 के प्रश्न पत्र की, जिसमें मैंने जो है कंप्यूटर का सेक्शन और आपको जनरल नॉलेज का सेक्शन सॉल्व करा दिया था। उसके बाद अब आपका जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो है आपका मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आए थे वो, और रीजनिंग एबिलिटी में जो भी क्वेश्चन आए थे उसको आज यहाँ पर देखा जाएगा और सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड था वो क्या था। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको और कहना चाहूँगा कि जिन भी व्यूअर्स ने अभी तक 2016 के बाकी की चीज़ों को नहीं देखा है, वो यहाँ पर आपको साइड में एक कार्ड के रूप में प्रदर्शित होगा, जिसे वो देखना है वो उसको देख सकता है। और दोस्तों, साथ ही एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है जो मुझको पेपर मिला हुआ है, जो वीरेंद्र कुमार जी ने मुझको प्रोवाइड किया है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप अपने स्क्रीन की रेजोल्यूशन को एकदम फुल कर लीजिएगा ताकि अच्छे से आपको दिख सके। बाकी जितना भी मैं प्रोनाउंसिएट कर पाऊंगा उसको आपके सामने करके रखूंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस प्रकार कलम कवि से संबंधित है उसी प्रकार सुई किससे संबंधित है। दोस्तों, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि कलम का संबंध जिस प्रकार कवि से होता है उसी प्रकार सुई का संबंध इनमें से किसका है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 का इन्होंने लगाया था और आंसर यहाँ पर आपका एक दर्जी है भी। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जो है कवि कलम के थ्रू ही लिखावट करता है और दर्जी के लिए सुई के थ्रू वो कपड़ों को सिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आपने शॉपिंग मॉल में एक खोया हुआ पर्स पाया, आप क्या करेंगे। ये पूछ रहा है कि आपका जो है अगर आप एक मॉल में या कहीं भी आप अगर एक पर्स पाते हैं खोया हुआ तो उसे आप क्या करेंगे। बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर एक ईमानदार इंसान होगा तो पर्स को मॉल के सुरक्षा कर्मी को सौंप देगा, या वहां पे किसी भी एक ऐसी अथॉरिटी को जो उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होगी उसको जाकर के दे देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा है, बहुत छोटा सा है, मैं इसको पढ़ देता हूँ। नीचे दिए गए अक्षरों की संख्या से चिन्हित किया गया है, संख्याओं में सही अनुक्रम का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्था करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सके। दोस्तों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, अक्षर दिए गए हैं, जैसे कि आपका H है, A है, P है, E है, S है और R है, और इनकी नंबरिंग कर दी गई है 1 2 3 4 5 और 6। तो आपसे कह रहा है कि इसको हमें ऐसे अक्षरों में अरेंज करना है जिससे कि आपका एक सार्थक शब्द बन जाए। तो अगर आप इसको जो है इसका जो आंसर है उसके अक्षरों में अगर आप जो है इसको अरेंज करते हैं तो ये आपका एक सार्थक अर्थ वाला शब्द बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। दोस्तों, आप देख रहे होंगे सभी क्वेश्चन लगभग जो आपने रीजनिंग में पढ़े होंगे उसी टाइप के क्वेश्चन है। तो मेंटल एबिलिटी और आपका जो रीजनिंग का क्वेश्चन है या रीजनिंग का सेक्शन है वो लगभग एक ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, एक सीरीज लिखी हुई है, इस सीरीज को पूरा करना है, यानी इस सीरीज में नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। दोस्तों, मैं इसको थोड़ा बड़ा सा लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपके सामने है 1 है, फिर 3 है, फिर यहाँ आपका 7 लिखा हुआ है, फिर आपका जो है यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, फिर आपका यहाँ पर 31 लिखा हुआ है, और फिर आपको यहाँ पर x यानी पूछ रहा है कि आपका क्या यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों, इस सीरीज को अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में ये आपका 2 का गैप दिखाई पड़ रहा है, और 3 से 7 के बीच में आप देख रहे होंगे 4 का गैप दिखाई पड़ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ के बीच में 8 7 15 यानी 8 का गैप दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, अगर इसी हिसाब से देखिए तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है 2 का गुणा होकर के ये आ गया आपका 4, फिर 4 में 2 का गुणा हुआ यानी हो गया 8, फिर यानी 8 में 2 का गुणा होगा 16, यानी 15 और 31 के बीच में 16 का गैप है। और अगर आप नेक्स्ट टर्म की बात करें तो 16 गुणे 2 यानी कितना हो गया आपका 32, यानी 31 में अगर आप 32 जोड़ देते हैं तो आपका आंसर यहाँ पे कितना हो जाता है 63। यही सीरीज में चल रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक श्रृंखला दी गई है जिसमें दोस्तों मैं फिर से उसको बड़ा लिख देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके श्रृंखला में लिखा हुआ है B3D, इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है वो लिखा हुआ है F8J, फिर जो नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है L15R। अब ये पूछ रहा है कि जो आगे इसके सीरीज होगी वो
कौन सी होगी। तो आप दोस्तों इसमें देखिए, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। इसके लिए आपको जो भी लोग बहुत से तरीके होते हैं ABCD को याद रखने के और उसके नंबरिंग को याद रखने के, उसको आप याद कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास आपको जब भी एग्ज़ाम होता है तो पहले से आपको जो है एक वाइट पेपर प्रोवाइड कर दिया जाता है, या आपके क्वेश्चन बुकलेट में जो पीछे जो है रफ पेपर होता है वो आपको मिल जाता है। जो अभी नए हैं वो ये कर सकते हैं कि पहले ही से ही वो आप लोग को जब जो है खाली समय मिलता है उसमें आप ABCD लिख करके उसकी नंबरिंग करके रख लें, ताकि आपको क्वेश्चन पेपर करते समय वो उसकी मदद ले करके आप आसानी से उसको कर सकें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं अंतर है। इसमें आप देखिए क्या चीज़ कर रहा है, जो आपका यहाँ पर सीरीज चल रही होगी उसी बेस पे आगे देखा जाएगा। तो दोस्तों बहुत आगे देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है B, इसका जो पहला है ये दिया हुआ है B, फिर ये देखिए दिया हुआ है F। तो दोस्तों आप ये B F, उसके बाद ये देखिए F के बाद यहाँ पर जो आया हुआ है ये L आया हुआ है, फिर इसी हिसाब से R आया हुआ है, फिर ये पूछ रहा है कि कैसे आएगा। तो दोस्तों ये जो आपकी सीरीज चल रही है इसी को हमको देखते हुए चलना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है आपका D के बाद जो है आया हुआ है F। तो अगर D के बाद F देखा जाए तो अगर आप इसमें D के बाद E फिर F यानी 2 ऐड किया गया है। इसके बाद फिर देखिए दोस्तों, इसका जो लास्ट है ये आपका क्या हुआ है J है। फिर J में आपका जो है कितना जोड़ा गया है, जो कि L आया है 2 जोड़ा गया है। इसी प्रकार अगर आप यहाँ आगे जाएंगे तो यानी R में प्लस 2 जोड़ा जाएगा। तो R में अगर आप 2 जोड़ देते हैं तो आपका क्या हो जाता है, S के बाद T आ जाता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, T वाले ऑप्शन केवल आपके पास 2 है, क्योंकि इसमें 2 मैच कर रहे हैं, इसलिए अब आपको या तो लास्ट का डिजिट देखना होगा या तो फिर बीच में जो चल रहा है वो देखना होगा। तो दोस्तों देखिए 3 है, फिर यहाँ पे 8 आया हुआ है, यानी इसमें क्या हुआ है आपका प्लस 5 किया गया है। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर 8 से फिर यहाँ पर आपका 15 हुआ है, यानी प्लस 7 किया गया है। तो अगर आप इसको देख रहे होंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ से जो नेक्स्ट आपका आना चाहिए वो प्लस कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। और अगर 15 में आप 9 जोड़ते हैं तो आपका आंसर आता है 24। तो आपका चौथा आंसर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों इसी प्रकार से है कुछ, कि अध्यापक को जोड़ा गया है ज्ञान से, यानी अध्यापक के साथ एक अनुपात का चिन्ह लगा हुआ है और आंसर दिया, इसमें दूसरा दिया हुआ है ज्ञान। यानी जिस प्रकार अध्यापक का संबंध ज्ञान से है उसी प्रकार इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि किसका संबंध किससे है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो आविष्कारक जो होता है उसका संबंध क्या होता है, वो कल्पना और विचार के कारण अपने चीजों को, थॉट्स को वो इम्प्लीमेंट कर पाता है। तो यही आपका इसमें आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों मैं इसको और थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये क्या क्वेश्चन है। तो दोस्तों फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, इसमें आपको कहा गया है कि जो चित्र दिए गए हैं, ये 4 चित्र, इन चारों चित्र में, सॉरी दोस्तों 5 चित्र दिए गए हैं, इन 5 चित्रों में से इनमें से 2 समान है, यानी 2 देखने में एक तरह के हैं, और वही पूछ रहा है कि कौन से 2 आपके समान हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे इसमें किया क्या जाता है कि आपको एक एलिमेंट पकड़ लेना होता है। देखिए दोस्तों, इसमें से एक एलिमेंट पकड़ के आप चलते हैं तो इसमें से कुछ एलिमिनेट हो जाते हैं और जो बचते हैं वो आपके आंसर होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे कि आपको जो है जो कॉमन एलिमेंट, यानी अगर आप इसकी जो है बनावट देख रहे होंगे तो दोस्तों अगर देखिए पहले की बनावट देखा जाए तो पहले की और आपके चौथे की बनावट लगभग समान है। तो अगर समान है तो सबसे पहले आप उसी को देख लीजिए। देखिए दोस्तों, यहीं पे आपका आंसर मिल गया, ये दोनों आपका समान है इसलिए यही आपका आंसर है। पहला और चौथा आपका मैच कर रहा है, तो आपका आंसर कितना होगा, पहला और चौथा। यहाँ पर देखिए आपको आंसर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वेन आरेख सही ढंग से निम्न वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है, चाचा, रिश्तेदार और शिक्षित। दोस्तों जिसने भी रीजनिंग की बुक लेकर के इसकी पढ़ाई कर रही होगी उसको तो इसके बारे में पता होगा, जिसको नहीं पता है उसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये जो गोला बना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3, ये इन्हीं लोग को जो है, इन्हीं लोग के बीच के संबंध को दर्शा रहा है। तो अगर आप देखें कि अगर इसमें पहले मैं रिश्तेदार को ले लेता हूं, तो रिश्तेदार मीन्स क्या हो गया, मैंने ये रिश्तेदार को ले लिया। अब ये रिश्तेदार के साथ देखिए ये आ गया शिक्षित और ये चाचा। तो रिश्तेदार के अंदर कौन आ सकता है, रिश्तेदार के अंदर आपके चाचा आ सकते हैं। और ये जो शिक्षित है, ये शिक्षित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये कहीं नहीं कह रहा है कि शिक्षित नहीं है। तो इसका मतलब ये भी है कि एक ऐसा गोला बना दिया जाए जो इसमें आ भी जाए और इसके बाहर भी रहे। तो ऐसा आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है दूसरे में, ये तो इसीलिए ये आपका आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक प्रश्नवाचक कथन का दो तर्क जो 1 और सेकंड से अंकित है के द्वारा अनुसरण किया गया है। दोस्तों मैं सीधा बताता हूं कि यहाँ पे कथन दिया हुआ है, इस कथन को दिखना है कि ये जो कथन लिखा हुआ है क्या ये इस तर्क को सिद्ध करता है कि नहीं करता है। तो कह रहा है कि क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए, ये कथन कह रहा है। और इसका तर्क क्या दे रहा है कि हाँ, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तरों का आकलन उचित और निष्पक्ष है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, अगर इसको आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ने बाद ये देखना रहता है कि इसमें कौन सा जो तर्क है जो निश्चित रूप से इसको फॉलो कर रहा है। तो इसमें अगर इन दोनों में देखा जाए, जो दोनों तर्क लिखे हैं उसमें पहला वाला थोड़ा मजबूती के साथ है, इसीलिए पहले तर्क को आंसर लगा दिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है कि एक सुबह शबनम और आमीन एक दूसरे की तरफ पीठ करके अपने घर के सामने खड़े थे। आमीन की परछाई बिल्कुल उसके बाईं ओर बन रही थी। शबनम किस दिशा के सम्मुख थी। तो दोस्तों ये तो आपका जो है डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसमें आप ऐसे डायरेक्शन बन के इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आपका दक्षिण आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसको सॉल्व कराना बहुत ही मुश्किल है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिर दोस्तों देखिए वही आपका अनुपात से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया है। तो अगर आप देख रहे होंगे, जैसे मैंने अभी इसको पहले सॉल्व किया था उसी हिसाब से इसको पहले देखेंगे। जब वो चीज फॉलो नहीं कर रहा होगा तब हम नेक्स्ट चीज को देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखने को जो लग रहा है, तो देखिए दोस्तों ये जो आपका ये मैं इसको थोड़ा बड़ा सा लिख देता हूँ। दोस्तों देखिए लिखा हुआ है FHK और O, और इसके साथ अनुपातों में लगा हुआ है आपका लिखा हुआ है UN और L। इसके बाद आपका समानुपात का चिन्ह लगा हुआ है और बोला है BCEH, यानी BCE और H। अब दोस्तों इसी के आगे, यानी इसका तो आंसर ये दिया हुआ है, इसके बिहाफ में हमें अगला बनाना है। तो दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो आप देखेंगे कि ये जो F है और ये जो आपका L दिया हुआ है, ये अगर आप आगे और पीछे से गिनते हैं तो इनका जो प्लेस है वो समान है। यानी कि अगर आगे से गिना जाए F के लिए तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, पीछे से छठे नंबर पे आपका F आता है। और सॉरी दोस्तों L नहीं, U पे आपको देखना है। यहाँ पर तो L नहीं, ये पहला इसका, तो इसका भी पहला ही देखना है। तो पीछे से अगर देखा जाएगा तो 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे ही आपका U आता है। तो इसका मतलब ये भी है कि इसका जो आपका B होगा ये आपका कहाँ मिलेगा, B का जस्ट अपोजिट आपका पहला होगा। तो B का जस्ट अपोजिट आपका Y होता है। तो Y आपका इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। तो इसीलिए फिर आपको नेक्स्ट आपको कराना होगा। तो जब आपको इस टाइप का मिले, तो यानी अगर आपको जस्ट अपोजिट मिल रहा है तो पहले अंतिम देखा करिए कि अंतिम क्या है। तो अंतिम यहाँ पे अगर देख रहे हैं दोस्तों O है, तो अगर O की प्लेस ऐसे जो है काउंट की जाए तो ये भी जस्ट अपोजिट होगी किसके, आपके L के। तो इसी हिसाब से H का जो भी जस्ट अपोजिट होगा वो आपका इसका आंसर होगा। तो इसका मतलब कि S आपका O का जस्ट अपोजिट है, इसीलिए आपका आंसर चौथा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है आपका। दोस्तों ये डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर से इसके लिए वही आपको चित्र बना करके सॉल्व करना होगा। इसका आंसर आपका आ रहा है दक्षिण। देखिए दोस्तों ये दिख रहा है, इसीलिए मैं इसको जो है प्रोनाउंसिएट नहीं कर रहा हूँ। इसका आंसर होगा दक्षिण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि जिस प्रकार यदि 7 हैश और H का अर्थ है कि 7 स्क्वायर प्लस √5 तथा 6 प्लस का अर्थ है 6 - 4 स्क्वायर, तो ये जो आपका कथन दिया गया है इसी का आपको मान निकालना है। तो दोस्तों इसमें जनरली क्या किया जाता है कि ये जो आपका निशान देख रहे हैं आप, इसी निशान का जो यहाँ पे उपयोग हुआ होगा, जैसे यहाँ पर उपयोग हुआ है, आगे का क्या कर दिया गया है, यानी ये देखिए हैश की जगह पे यूज किया गया है। इसी प्रकार से ये देखिए 6 प्लस, यानी 6 + 4 को लिखा गया है 6 - 4 का स्क्वायर। इसी प्रकार जब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें क्या लिखा जाएगा, इस प्लस की जगह आपका यही जो है जैसे इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है वही सेम चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, 28। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों ये थोड़ा मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी आदमी आसानी से सॉल्व कर सकता है, बहुत कठिन काम नहीं है। यहाँ पर इसका आपको क्यूब रूट निकालना है, यानी ये दिया गया है 0.00079
इसी को आपको निकालना है। तो अगर दोस्तों आपने जो है क्यूब रूट याद कर रखा होगा कि क्या होता है, तो इसका जो रूट हो क्यूब होगा यानी 9 का क्यूब होगा। तो 9 को अगर आप 3 बार गुणा करते हैं तो 7 2 9 आ जाता है। और अगर देखिए दोस्तों इसके पहले 3 जीरो लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 संख्या बाद आपका ये दशमलव लगा हुआ है। तो इसमें अगर आप देख रहे हैं कि 2 संख्या के बाद है और अगर इसका हम 3 बार गुणा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये दशमलव जो है आपका 6 प्लेस पहले आ जाएगा, इसीलिए। और एक तरीका इसका और है, जिसको ये तरीका नहीं आता होगा उसको वो क्या कर सकता है कि इसको वो बटे में कर दे, और बटे में से ये क्या कर दे, इसको दशमलव हटा दे और जितना फिर जीरो है उतना लिख दे, फिर दोनों का रूट निकालने के तब वो भाग दे दे, क्योंकि 100 से जब वो भाग देगा तो उसको आसानी से पता चल जाएगा कि कहाँ पे दशमलव लगना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप एक समुदाय के कार्य, इसमें भी दोस्तों वही है कि आपको अपना सोच में और सुधार करने के लिए आपको अपनी इम्प्लीमेंट करनी है। तो दोस्तों आप इसको पढ़ के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 345 इज इक्वल टू 60 और 246 को 48 बोला जा रहा है तो 572 को क्या बोला जाएगा। तो दोस्तों इसमें भी क्या होता है, इसी संख्याओं का खेल कुछ करके यहाँ पर ये आंसर लाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए बहुत ही सिंपली दिख रहा है कि 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है, यानी 3 गुणे 4 किया गया है और फिर उसका गुणा 5 से किया गया है। यानी अगर देखेंगे तो 4 तियां आपका 12 हो रहा है और गुणे 5 हो रहा है, तो यानी 12 पंजे 60, आपका आंसर 60 आ जा रहा है। उसी प्रकार इसमें भी चल रहा है तो आप इसमें भी वही चलाएंगे, यानी 5 गुणे 7, तो यानी आपका हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7 पचे 35 दूना 70, आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 70, चौथा इसका आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों थोड़ा बहुत मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पर ये आप देख लीजिए कि बोला गया है कि विद्यालय में कक्षा 5 में 4 विभाग हैं, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम विभाग के अनुसार नीचे तालिका में दिए गए हैं। अब इन्हीं तालिकाओं को आपको सॉल्व करके जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको निकालना है। तो देखिए वो तो पूछा गया है दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का न्यूनतम प्रतिशत किस विभाग में है। तो यानी आपको चेक करना पड़ेगा, ये जो जितने भी विभाग दिए हैं इसमें से आपको चेक करना पड़ेगा कि किसमें न्यूनतम है। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि जिसमें आपको हर पॉइंट सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को आप पहले छोड़ करके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, और उसमें अगर आपके समय बच जाता है तब आप इस क्वेश्चन पे आइए, नहीं तो पता चले आपने इस 4 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन को लगाने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय दिया और आपके आगे के 2-3 क्वेश्चन छूट गए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों ये भी एक बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहा है कि ये जो जितने भी ये चीज़ें दी गई हैं इसी के बेस पे आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने नौकरीशुदा युवा शिक्षित नहीं है। तो इसमें जो सारी चीज़ें बनाई गई हैं, सारे आप देख रहे होंगे, ये जो सर्कल बना हुआ है ये युवा को दर्शा रहा है, ये जो आपका जो है त्रिभुज बना हुआ है ये आपके शिक्षित को दर्शा रहा है, और इसी प्रकार से जो आपका ये वर्ग बना हुआ है ये नौकरीशुदा को दर्शा रहा है। तो आपको ऐसी डिजिट देखनी है जो कि नौकरीशुदा युवा और शिक्षित, यानी वो नौकरीशुदा युवा हो लेकिन शिक्षित नहीं हो। तो ऐसा आपको अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पर केवल 7 ऐसा दिखाई पड़ रहा है जो युवा और नौकरीशुदा में तो है लेकिन शिक्षित में नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। लेकिन अगर वो कहता कि नौकरीशुदा है और ना ही युवा है ना ही शिक्षित है तो अब तो आपका आंसर होता 11। तो इसी के बेस पे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, आप इसको देख करके आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों काफी हद तक मैथ के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश में 150 और हर में 200% की वृद्धि की जाती है तो परिणाम स्वरूप भिन्न, दोस्तों यहाँ पर आपको दिख नहीं रही है, ये भिन्न लिखी हुई है 25/42 हो जाती है, तो वास्तविक भिन्न है। तो दोस्तों इसको लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि वास्तविक भिन्न निकालने का क्या तरीका है। तो देखिए दोस्तों वास्तविक भिन्न निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, आपको अंश और हर तो पता ही है। तो जो ये 150 और 200% की वृद्धि हो रही है इसी को आप 100 में ऐड कर दीजिए। यानी अगर हमने अंश को x माना तो इसका जो ऊपर का आएगा 150 और 100, ये कितना हो जाएगा आपका 250, और फिर बटे में जो इसका हर होगा उसको हमने y मान लिया है, और वो कह रहा है 200% की वृद्धि, तो 100 में और जोड़ दीजिए तो कितनी हो जाएगी 300। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है 25/42। बस दोस्तों इसी को आपको सॉल्व करना है और आपकी वैल्यू निकल आएगी।
देखिए दोस्तों, इसको सब काट लीजिए, इसको काट लीजिए। अब देख रहे होंगे ये 25 से सीधा 25 कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, तो ये अगर 3 से देखेंगे तो 3 से 4 2 6, यानी ये 3 से कट रहा है, तो इसको काट लीजिए। यहाँ 3 से कितनी बार में कट रहा है, ये 10 बार में, और इसको देखा जाए तो 3 से कितनी बार में कट रहा है, 3 एकड़ 3 और 3 चौक 12, 10 और 14 यानी 5 और 7। ये दोस्तों 5 और 7 यानी इधर की ओर नीचे 5 आया है और 7 आया है। ये अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपका आंसर जो है 5/7 आएगा। दोस्तों बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है, तो उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं कि कौन ऊपर कौन नीचे जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें करना कुछ नहीं है, आपको ये पता चल चुका कि x अपॉन जो y था, इसमें यहाँ पर आपका 5 आया और बटे में यहाँ पर 1/7 आया। तो जिसको इसमें कंफ्यूजन होती है वो कुछ ना करे, इस 7 को उठा के इधर भेज दे और इस 5 को उठा करके इधर भेज दे, तो उससे क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 7x और ये आपका हो जाएगा 5y। ठीक दोस्तों, अब इतना ध्यान रखिएगा कि जो इधर वाला जो है होता है, ये जो है इसका जो है गुणांक ये, यानी इसका जो अक्षर वो संख्यात्मक मान है वो ये है, और जो ये लिखा हुआ है इसका संख्यात्मक मान ये है। यानी अगर आपका x अपॉन y पूछा है तो इसका मतलब कि इसका आंसर कितना होगा, 5/7। और कभी आपसे अगर ये y अपॉन x पूछ लेता है, y अपॉन x, तो इसका आंसर जस्ट पलट के कितना हो जाएगा, 7/5। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों वही ऊपर वाले के ऊपर ही डिपेंड है, तो इसको भी उसी के आधार पे लगाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मेरे मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर हम रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत जो मैथ से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, इसमें करना क्या है, कह रहा है कि कक्षा 9 के 2 विभाग में समान परीक्षाएं ली गई हैं। एक विभाग में 20 विद्यार्थियों ने औसत ग्रेड 80% प्राप्त किए हैं, जबकि दूसरे विभाग के 30 विद्यार्थियों ने औसत ग्रेड 70% प्राप्त किए हैं। कक्षा 9 के दोनों विभाग के विद्यार्थियों का औसत ग्रेड क्या है। दोस्तों ये औसत ग्रेड का क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कैसा होता है। जो भी विद्यार्थी मैथ के हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इजी टास्क है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे होता क्या है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो आपका एवरेज होता है, एवरेज यानी जो आपका औसत होता है, औसत इज इक्वल टू क्या होता है आपका, कि जितने भी चीजें दी गई होती हैं उनका योग, यानी दिए गए चीजों का योग। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि औसत ग्रेड दिया हुआ है, तो दिए गए चीजों के योग को हम मान लीजिए कुछ मान लेते हैं s, ठीक है। और नंबर ऑफ, जैसे अगर आपने संख्याओं का योग लिया है तो जितने भी संख्या होंगी वो इसके बटे में हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ये देखिए, आपको देखिए औसत ग्रेड दिया हुआ है, तो औसत ग्रेड आपका 80 है, तो आप यहाँ पर इसको 80 लिख लीजिए और यहाँ पे आप टोटल निकाल लीजिए, यानी ये जो आपने सबका सम किया है उसको निकाल लीजिए। तो ये जो टोटल नंबर्स है विद्यार्थियों के, ये कितने हैं 20, तो इसका ये इससे इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 80 गुणे 20, यानी आपका कितना हो जाएगा, ये 1600। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार आपको इसका भी निकालना है। यहाँ पे 30 विद्यार्थी है और इनका ग्रेड 70 है, तो मैं अब यहाँ पे आपको करके नहीं दिखाता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ 7 त्रिक 21, यानी यहाँ पर ये आपका हो गया 2100। अब ये तो अभी इन लोग का इंडिविजुअल था अलग अलग, 20 विद्यार्थियों का 1600 और जो है आपके 30 विद्यार्थियों का 2100। अब आप क्या करें, इसका एडिशन कर लें। इसका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6 1 7 और 2 1 3। फिर मैंने आपको क्या बताया, अभी भी ये देखिए यहाँ औसत पूछ रहा है, तो औसत मीन्स क्या, अब आपको ए निकालना है यानी एवरेज निकालना है। फिर हमने क्या करना है, ये आपको करना है टोटल नंबर, तो टोटल नंबर आपका कितना है ऐड करने के बाद 3700, यानी अब आप रख देंगे यहाँ पे 3700 और बटे में टोटल नंबर कितना है आपका, ये 20 है, ये 30 है, यानी 30 20 कितना हो गया 50 डिवाइडेड बाई 50। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको करेंगे 5 7 35 और यहाँ 2 बचेगा, 5 चौक का 20, यानी 74% आपका आंसर आएगा। ये आपका आंसर है। दोस्तों यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो बड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम में करेंगे इतना आपको समझाना नहीं होगा, तो आपका ये क्वेश्चन मात्र 30 सेकंड में लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज से जो है रिलेटेड है। जैसे अभी एक ऊपर सीरीज आई थी, देख रहे होंगे आप कि मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी में बहुत ज़्यादा कोई बदलाव नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, लगभग सेम क्वेश्चन है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे 130 है, यहाँ पे 117 है, यानी इनके बीच का जितना गैप है वो आपका कितना है 13 का गैप है। फिर उसके बाद आप 117 से 102 के बीच में देख रहे हैं तो आपको 15 का गैप दिख रहा है। तो यानी अगर हम लोग देखा जाए एक सीरीज चले तो फिर यहाँ पर आपका जो है 17 का गैप, 13 का गैप होना चाहिए, फिर इसी हिसाब से 11 का, यानी कम होता जा रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ में कितने का गैप आया था,
13 का गैप आया था, फिर 15 का गैप हुआ, फिर अब 17 का होगा, फिर 17 के बाद यानी यहाँ पे आपके 19 का गैप होगा। तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 66। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है यहाँ पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है इसका इन्हीं के शब्दों का प्रयोग करना है और इनसे हमको जो है ये बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो नहीं बन पाएगा। तो ये भी ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं होती हैं, जिसकी भी स्पेलिंग सही है, जिसकी नहीं भी सही है वो भी इसको देख करके उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जिसकी स्पेलिंग अच्छी है उसको तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक ही बार टी का प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ स्टेशन में आपका 2 बार टी आया है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। दोस्तों ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। ये सिलॉक्स के क्वेश्चन में क्या करना होता है इसको मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ कैसे किया जाएगा। दोस्तों सबसे अच्छा इसके लिए वेन डायग्राम विधि होती है। कह रहा है कि सभी कछुए तालाब हैं, तो आपको एक ऐसे डायग्राम बनाना होगा, इसको मान लेना होगा कि ये आपका क्या है? कछुआ है। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? सभी कछुए तालाब हैं, तो ये सभी कछुए आपके इसी के ऊपर बना दिया आपने तालाब। इसके बाद फिर कह रहा है कि कुछ तालाब पहाड़ियां हैं, तो कुछ तालाब का जो पोर्शन है वो आपका किस में आ जाएगा? पहाड़ियों में आ जाएगा। फिर कह रहा है कि सभी पहाड़ियां नदियां हैं, यानी ये जो आपके पहाड़ियों का पोर्शन है ये आपके नदी में आ गया। अब पूछ रहा है कि निष्कर्ष में कुछ नदियां तालाब हैं, तो ये देखिए नदियों का कुछ पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है आपका तालाब में आ रहा है, इसलिए इसका मतलब कि इसका जो पहला है वो आपका क्या है? फर्स्ट वाला कथन सही, निष्कर्ष सही है। दूसरा कह रहा है कि कुछ नदियां कछुए हैं, कुछ नदियां कछुए हैं। देखिए दोस्तों नदियों का कोई भी पार्ट कछुए के अंदर नहीं आया है, इसलिए जो ये दूसरा कह रहा है इसको हम गलत कहेंगे। और तीसरा कह रहा है कि कुछ पहाड़ियां कछुए हैं, कुछ पहाड़ियां कछुए हैं। देखिए दोस्तों पहाड़ियों का भी यहाँ इस डायग्राम के हिसाब से इस पहाड़ियों का कोई भी अंश के में नहीं गया है, इसका मतलब कि जो तीसरा भी है आपका गलत है। केवल कौन सा फॉलो कर रहा है? पहला फॉलो कर रहा है कि कुछ नदियां तालाब हैं। वैसे अगर देखा जाए दोस्तों कि सिलॉक्स एक बहुत ही बड़ा पूरा एक चैप्टर है जिसको सॉल्व किया जाता है, और बैंक में ये बहुत बड़े पैमाने पे 5 क्वेश्चन से आते हैं। इन सब एग्जामों में तो 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये इसका आंसर आपका 1 आना चाहिए, यानी पहला अनुसरण करता है। तो आपका आंसर क्या है? तीसरा, पहला अनुसरण कर रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए दोस्तों एक विशेष कोड में भाषा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लीच, इसको जो है कुछ बदल के ये कोड बना दिया गया है और उसी भाषा में नंबर के कोड को चेंज करना है। तो आप अगर ABCD आपने लिख लिया होगा तो अभी आप तुरंत देख रहे होंगे कि B से C आ गया, यानी +1 कर दिया गया है, L से K आ गया है। तो जिसको ABCD याद होगी उसको पता होगा कि ये फिर -1 वाली सीरीज है, एक +1 कर रहा है, एक -1 कर रहा है। तो इसी हिसाब से अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक +1 एक -1 चलेगा तो आपको भी वही करना है। क्या देख रहा है अब इसमें? तो देखिए दोस्तों आप पहले तीसरे को एलिमिनेट ही कर दीजिए। अगर देखिए फिर इसके बाद देख रहे होंगे आप तो 4 को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों में मैच कर रहा है, तो ये चौथा तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद केवल आपको इन्हीं दोनों में देखना है, और इन दोनों में देखने के लिए भी आप क्या देख लीजिए कि जो मिस मैच जहां पर हो रहा है वही वाला टर्म मिला लीजिए, बाकी तो सही है। तो यहाँ +1 हो रहा था, फिर यहाँ पे -1, फिर +1, यहाँ पे -1, यानी चौथे को आप सीधा चेक करिए, 1 2 3 4 यही है, यानी +1 -1 +1 -1, यानी B से जहां पे A आंसर आ रहा होगा वही आपका आंसर है। तो ये देखिए दोस्तों A वाला आपका आंसर है। जल्दी से जल्दी आप इसी विधि से इसको कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोस्तों प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, तो प्रैक्टिस आप लोग जरूर करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन। अभी तक यही चीज हम लोग को अल्फाबेट में दिख रहे थे, अब यहाँ पर संख्यात्मक मान में दिख रहा है। तो जो संबंध इसमें और इसमें होगा वही संबंध इससे और इसके आगे भी देखने को आपको मिलेगा। तो देखिए दोस्तों आया है 7 से, क्या आया है? 7 से आपका आया है 19, 7 से आपका आया है 32। तो देखा जाए कैसे आ सकता है, यानी 7 × 4 अगर करते हैं तो 7 चौक 28 और +4 करते हैं तो 32। तो एक बार इसमें करके देखिए, अगर ऐसा कुछ मिल जाता है तो हो सकता है आपका आंसर सही हो जाए। तो देखिए दोस्तों ये आपका आ गया 19 × 4, यानी कितना हो गया? 19 × 4 +4, तो 19 × 4 होता है आपका 76, और +4 अगर आप इसमें कर दे रहे हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 80, यानी 80 देखिए आपका आंसर मैच कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा कठिन टाइप के क्वेश्चन नहीं है, सारी मेहनत आपको कंप्यूटर में करनी है। अगर आप कंप्यूटर अच्छा लेकर के जाते हैं तो आपका जो है पेपर अच्छा हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी कुछ काफ़ी हद तक सुनिश्चित हो सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी देखिए दोस्तों कथन दिया गया है और तर्क दिया गया है। इसका कोई भी ट्रिक या ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब आपको अपने दिमाग से सोचना होता है। ज़्यादातर अपने हिसाब से आप सोचेंगे तो आपको ये इसमें सही और गलत में फ़र्क समझ में आएगा।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या है। दोस्तों ये जिसका भी पेपर है उन्होंने इसको इंग्लिश में अटेम्प्ट किया था, इसलिए यहाँ पर इंग्लिश में दिखा रहा है। बाकी जो भी क्वेश्चन उन्होंने हिंदी में अटेम्प्ट किया है वो हिंदी में भी दिखा रहा है। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि जिस प्रकार सरप्लस डेफिसिट से संबंधित है उसी प्रकार प्रॉफिट का संबंध किससे है। तो सरप्लस का जस्ट अपोजिट होता है आपका डेफिसिट अगर देखा जाए, तो प्रॉफिट का जस्ट अपोजिट आपका क्या होता है, लॉस। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच बेस्ट कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट, यानी डेंजर ऑलवेज इन्वॉल्व। डेंजर जो खतरा होता है वो क्या अपने आप में रखा होता है। तो अगर इसमें से देखा जाए तो जो सबसे बेस्ट सुटेबल इसमें बैठ रहा है वो है आपका फियर। डेंजर मतलब होता है खतरा, खतरे की वजह से हमको क्या लगता है, डर लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन सी संख्याओं का समूह अन्य तीन से अलग है। यानी यहाँ पर कोई एक तीन ऐसे हैं जो आपस में मैच कर रहे होंगे, कोई एक ऐसा है जो इसमें मैच नहीं कर रहा होगा। तो इसमें भी आपको देखना है कि संख्याओं में क्या ऐसा खेल खेला गया है जो अलग और ज्यादा हो रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखते ही पता चल जा रहा है कि अगर हम 3 और 2 यानी लास्ट के 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आंसर 6 आता है। 6 और 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी आपका आंसर 6 आता है। 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आंसर 9 आता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 12 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर 8 दिया गया है। इसका मतलब कि यही इनमें से अलग है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। इसमें आपको करना क्या होता है, अगर आप सर्किल बना के कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अगर कह रहा है कि इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है 5 लड़कियां केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हुई हैं, यानी इसमें जितने भी लोग बैठे हैं उनका मुंह आपका ये ऐसे कह लीजिए सेंटर की ओर है। तो आपका जब भी सेंटर होगा तो आप दोस्तों जैसे भी आप बैठे होते हैं आपके हाथ में, जिस हाथ में से आप लिखते हैं वो आपका दायां हाथ होता है, उसके जस्ट अपोजिट बायां होता है। बस उसी चीज से आपको इसको एसेस कर लेना होता है। यानी अगर आप इस डायरेक्शन में यानी इधर की ओर चलते हैं तो आप दाएं हाथ पे चल रहे हैं, और इधर की ओर चलते हैं तो आप बाएं हाथ पे चल रहे हैं। इसी चीज को आपको बस ध्यान में रखना है। बाकी आपके लिए क्वेश्चन बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए इस सवाल को मैं आपके लिए लगा देता हूं कि ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए दोस्तों कह रहा है कि जो ये शिवानी है ये विनय के एकदम बाएं बैठी हुई है, बाईं ओर बैठी हुई है। तो दोस्तों ये चीज एक और चीज देखिएगा कि एक बेस बनता है। किसके बेस पे किसको बैठा रहा है, शिवानी विनय के। तो पहले हम किसको बनाएंगे, विनय को बनाएंगे। मान लीजिए विनय हमारे कहाँ है, विनय हमारे यहाँ पर है, और कह रहा है कि जो शिवानी है वो विनय के एकदम बाईं ओर। तो विनय के एकदम बायां, अभी मैंने बताया कि इधर दायां चलेगा इधर बायां, तो यानी यहाँ पर आप कहीं शिवानी को बैठा सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे देखते हैं फिर क्या कह रहा है। अनीता जो है आपकी दिशा और विनय के बीच में है। अनीता कहाँ है, दिशा और विनय। तो अनीता, दिशा और विनय। तो विनय के बारे में आपको पता है, तो अनीता को आपको ऐसा बैठाना है कि दिशा और विनय के बीच में आ जाए। तो मान लीजिए हमने अनीता को यहाँ बैठा दिया और दिशा को हमने यहाँ बैठा दिया, तो दिशा और विनय के बीच में आपको अनीता आ गई। चलिए आगे देखते हैं और क्या कह रहा है। विभा दिशा के एकदम दाईं ओर बैठी है। विभा दिशा के, तो दिशा का दायां अभी मैंने बताया था कि जिस हाथ में आपके पेन है इधर की ओर हम दायां चलेंगे। तो दिशा के जस्ट दाएं कौन बैठा हुआ है, आपका विभा बैठी हुई। तो विभा यहाँ पहुंच गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विभा के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है, यानी ये विवाह है। इस विवाह के दाईं ओर देखा जाए तो फिर यही बचता है, तो ये आपकी शिवानी है। तो आपका आंसर शिवानी हो गया। कठिन नहीं है, केवल आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसानी से आपको ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका क्या है। बोल रहा है कि दी गई संख्या के अनुक्रम में कितने 9 हैं जिनके तुरंत पहले 6 परंतु बाद में 4 नहीं है। अब इसमें एक चीज आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, लोग बार बार इसको पढ़ते हैं और देखते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। केवल ये ध्यान रखना है कि 9 के पहले हमको 6 मिलना है और बाद में 4 नहीं मिलना है। और जरूर से जरूर आप उसको टिक करते हुए चलेंगे, नहीं तो आप गड़बड़ कर जाएंगे। तो इसलिए इसमें आपको देखना क्या है कि 9 के तुरंत पहले 6। तो पहले इतना ध्यान में रखिए, 9 के तुरंत पहले 6 नहीं दिखा तो ये नहीं मिला। 9 के तुरंत पहले 6 और बाद में 4 नहीं, बस यही आपको ध्यान में रखना था। तो देखिए 9 के तुरंत पहले 6 दिखना चाहिए, तो 9 के तुरंत पहले आपको 6 दिख रहा है, बाद में 4 नहीं। ऐसे आप अंडरलाइन करते हुए जितने भी 9 है जिनके आगे 6 हो और पीछे 4 ना हो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर अंडरलाइन करते हैं तो 5 आपका आंसर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों से अधिक समान है। यहाँ पर दिया गया है 3 ठो, यानी आम दिया है, संतरा, अमरूद। उसी की श्रेणी में और कौन आता है, सेब। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कद्दू फल और आलू तो अलग हो गया, कद्दू सब्जी हो गई, आलू सब्जी हो गई। फल तो पूरे फलों के लिए कह दिया जाए कि प्रॉपर नाउन हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया,
कॉमन नाउन, सॉरी दोस्तों, फल तो आपका कॉमन नाउन हो गया और यहाँ पर ये जो आपका सेब है ये आपके इससे मैच कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका वही रिलेशन वाला संबंध आ गया। क्या कह रहा है, उस आरेख को पहचाने जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध दर्शा रहा है। तो सर्वश्रेष्ठ संबंध फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, द्रव्य है, दूध है और तेल है। तो अगर हम द्रव्य को बना लें तो द्रव्य के अंदर दूध आ सकता है, और क्या हम ये कह सकते हैं कि दूध के अंदर तेल आ सकता है या साथ में हो सकता है? तो ऐसा नहीं है। आप द्रव्य बना सकते हैं द्रव्य के अंदर, क्योंकि दोनों चीजें द्रव्य है, तो आप कह सकते हैं ये दूध हो जाएगा, ये तेल हो जाएगा। और अगर देखिए दोस्तों एक चीज और कह सकता था, यहाँ कह सकता था कि मान लीजिए कह देता ये द्रव्य है, ठीक है, फिर कह देता कि जो है दूध और पानी, तो आप ये कह सकते थे कि जो है द्रव्य है, द्रव्य के बाद ये आपका दूध हो जाता और कुछ हद तक उसका आपका इसमें पानी मिल जाता, तब ये वाला आपका सही हो जाता। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर ये सही होना चाहिए। देखिए ये आपके ऑप्शन में है कि नहीं है, जरूर है तीसरा, तो आपका तीसरा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों फिर देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को इन्होंने अंग्रेजी में किया था इसलिए यहाँ पर ये अंग्रेजी में शो हो रहा है। ये भी फिर वही उससे इस टू यानी आपका अनुपात से और समानुपात से है। कैसे कह रहा है कि रिवर आपका जो है फ्लो, रिवर का संबंध फ्लो से दिखा रहा है, यानी कह रहा है जो रिवर है उसमें जो है वो क्या होता है, लगातार बहती रहती है। तो उसी हिसाब से आपको इसमें से लगाना है। तो इसमें जो सबसे बेटर मिल रहा है वो पूल है, पूल में आपका स्टैंडर्ड मतलब रुका हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में जोड़ों में कौन सा अन्य 3 जोड़ों से विषम है? तो फिर से आपको विषम और सम मिलाना है। तो यहाँ पर आप जो आंसर है उसको छोड़ के पहले 3 को देखिए कि क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, फिल्म निर्देशक बनाता है, अखबार ये संपादक अखबार को बनाता है यानी लिखता है, और जो ये लेखक है वो पुस्तक को लिखता है। लेकिन दर्जी के लिए दे दिया है सुई, दर्जी सुई से काम तो करता है लेकिन ये सुई बनाता नहीं है। इसे क्या होना चाहिए था, कपड़ा होना चाहिए था, तब ये सही होता। इसीलिए ये ऑड वन है, इसीलिए ये हमारा आंसर है। फिर दोस्तों दे रहा है कि कौन सी आकृति दी गई 3 आकृतियों से भिन्न है। फिर इसमें आपको वही मैच कराना है, जो आपस में समान दिख रही होगी वो होगी, बाकी एक इसमें भिन्न होगी। तो अगर एक एलिमेंट को पकड़ के चल लीजिए, कोई भी एक एलिमेंट देखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक एलिमेंट अगर देखा जाए तो इसको मैं मान लीजिए ले लेता हूँ। दूसरे में देख रहे हैं तो ये मुझको दिख नहीं रहा है, आगे देख लीजिए तीसरे में दिख रहा है, चौथे में दिख रहा है। तो यही एक ऐसा एलिमेंट है जो उसमें नहीं अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या है, आपका आंसर दूसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए पैटर्न को पूरा करने के लिए विकल्प में से उस आकृति को चुनना है। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने 4 आकृति दी होगी और उसी आकृति को आपको बैठा के देखना होगा कि कौन आपका इसमें से आंसर है। तो देखिए दोस्तों, अगर इसको उठा करके इसमें बैठा दिया जाए, इसमें भी आपको एलिमेंट ही पकड़ना होता है। देखिए दोस्तों, ये गोला है, इस पे भी गोला है, इस पे भी गोला है। तो आपको अब ये देखना है कि किसके अंतिम में आपको इस टाइप का गोला मिल रहा है। तो देखिए एक में मिल रहा है और किसी में मिल ही नहीं रहा, तो सीधा आपका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है दोस्तों, ये एक क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आपको कोई ट्रिक जल्दी से काम नहीं करती है। बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कोई ट्रिक लग सकती हो। तो जिसके पास इसके लिए ट्रिक हो वो जरूर लोगों के साथ शेयर करे, और मैं मुझको इस प्रकार की कोई भी ट्रिक मिलती है तो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल इस जो भी आकृति बनी है इसमें 23 से अधिक आपके त्रिभुज बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रमा और शशि बहनें हैं, यानी यहाँ पर कह रहा है ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, रमा और शशि आपस में बहन है। अगर आप बना लें रमा और शशि को, तो ये रमा और शशि आपस में बहनें हैं। इनको देखने के लिए हम इस टाइप से जो है वो बना सकते हैं। शिव और कुमार भाई हैं, कोई 2 लोग और हैं जिसमें से आपके एक शिव हैं, तो आप शिव को जो है एसएच कह लीजिए। शिव और आपके जो कुमार हैं ये आपस में कौन है, भाई हैं। फिर कह रहा है कि जो शिव का बेटा है वो शशि का भाई है, यानी जो शिव का बेटा है। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं। कह रहा है कि जो शिव का बेटा है, मैं यहाँ पे इसको बनाता हूँ शिव और कुमार। शिव का बेटा यानी शिव का कोई भी जो बेटा होगा, शिव का बेटा शशि का भाई है। शिव का बेटा को हम मान लेते हैं एक्स है और ये इसका शशि का भाई है। तो फिर पूछ रहा है कि रमा कुमार से किस प्रकार संबंधित है। रमा यानी ये है, ये इसकी बहन हो गई, ये इसकी भी बहन हो गई, और ये जो है इसके पिताजी हैं तो ये इसके चाचा हुए, यानी ये इसकी कौन हुई, भतीजी हुई। तो आपका आंसर भतीजी हो जाएगा। दोस्तों अब ये आपके रीजनिंग एबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी।
मेरे द्वारा बनाई गई इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और जो भी व्यूअर्स पहली बार इसको देख रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।